1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकने के बाद भगत सिंह वॉज इन द जेल। और जेल में जाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कुछ ऐसे बढ़ी कि तुम हिसाब लगा सकते हो कि इवन द महात्मा गांधी हैज़ टू फेस द आउटरीच ड्यू टू दैट थिंग। तो पॉपुलैरिटी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे ऑल ओवर द इंडिया, पैन इंडिया। भगत सिंह वॉज एकदम यूथ लीडर, उनको हर कोई मान रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है कि ये इंसान अब थोड़ा घमंडी हो चुका है और ये घमंड की वजह से ये बंदा नास्तिक बन रहा है। और अब इस चीज़ का जवाब देने के लिए भगत सिंह एक लेटर लिखते हैं लाहौर सेंट्रल जेल से 1930 में। और अब वो जो लिखते हैं वो मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि भगत सिंह दो तरीके से इस लेटर को जो ये लेटर लिखे हैं दो तरीके से आंसर करने वाले हैं। पहले तो ये बताएंगे कि हाँ मैं नास्तिक हूँ, वो मान रहे हैं कि मैं नास्तिक हूँ, पर वो कह रहे हैं कि मेरे नास्तिक होने की वजह मेरा घमंड नहीं है, मेरी पॉपुलैरिटी जो मैंने गेन कर ली है, जो मैं इतना फेमस हो गया हूँ और मेरे मेरे में जो अहंकार है वो रीज़न नहीं है नास्तिक होने का। दूसरे पार्ट में वो ये डिस्कस करेंगे कि अगर अहंकार नहीं है, अगर वो घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बने तो फिर किस वजह से बने हैं, वो सेकंड पार्ट में। तो अभी पहली वाली पार्ट में मैं ये डिस्कस करूँगा कि वो ये बताएंगे कि किस वजह से वो नास्तिक नहीं है। क्योंकि इंसान क्या होता है ना, इंसान बड़ा बेवकूफ़ होता है, वो ये इंसान को बड़ी जल्दी जज कर लेता है कि अच्छा ये नास्तिक है तो पक्का इसकी फैमिली में कुछ गड़बड़ रही होगी, इसके दोस्त वैसे रहे होंगे, इसका संबंध ऐसे लोगों से रहा होगा जो नास्तिक होंगे, जो नशेड़ी होंगे, गंजेड़ी होंगे, ऐसा होता है ना, इंसान जज कर लेता है। तो फर्स्ट पार्ट में वो यही समझेंगे कि मेरा एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था नहीं कि जहाँ पे नास्तिक लोग भरे थे, बहुत अच्छे लोग थे मेरे बैकग्राउंड में, तो वो ये बताने वाले हैं। तो अभी मैं हूबहू वैसे ही पढ़ने की कोशिश करूँगा जो भगत सिंह ने लिखा है। भगत सिंह लिखते हैं कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। और मुझे एक्चुअल में ये उड़ती उड़ती खबर आई है कहीं से कि मेरे दोस्त मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि ये बंदा घमंडी हो चुका है। तो मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ तो मैं मान रहा हूँ कि मैं घमंडी हूँ, मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, मैं थोड़ी अपनी बातों को रखने के लिए अपनी बात मनवा लेता हूँ, बेसिकली मैं परसुएड कर लेता हूँ लोगों को, तफरी तफरी में थोड़ा दबा देता हूँ लोगों को और मेरी बात वो लोग मान लेते हैं। इवन कि मेरा दोस्त बटुकेश्वर दत्त मेरे को यहाँ तक बोलता है कि ये ऑटोक्रेट है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं मान रहा हूँ कि मैं हूँ थोड़ा सा, मैं अपनी बात को मनवा लेता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों ये वजह नहीं है मेरे नास्तिक होने की, आप समझो इस चीज़ को। अब मैं इसको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक इंसान घमंडी है, एक इंसान घमंडी है लेट से, अब वो इंसान जो है वो या तो क्या होगा, भगवान के खिलाफ होगा, या तो वो भगवान के खिलाफ होगा, खुद को भगवान का दुश्मन बोलेगा, या बोलेगा कि मैं भगवान से भी ऊपर हूँ। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, दोनों केस में वो बंदा नास्तिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझो कैसे। एक आदमी बोल रहा है कि मैं भगवान के खिलाफ हूं, मैं उसका दुश्मन हूं, तो कहीं ना कहीं वो भगवान को मान रहा है। अब दूसरे बंदे की बात करते हैं जो कह रहा है कि मैं भगवान से भी ऊपर हूं या मैं खुद भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि जैसे बोलते हैं। तो वो बंदा भी क्या है, वो बंदा भी कहीं ना कहीं भगवान में तो मान रहा है ना कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती है, समझो। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूं। अब मैं आता हूं इसके ऊपर कि मैं कौन सा हूं। तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं, मैं दोनों में नहीं आता। ना मैं भगवान के खिलाफ हूँ, ना मैं भगवान को मैं खुद को भगवान मानता हूँ, ना मैं इतना वो हूँ कि ये कहूँगा कि मैं भगवान से भी ऊपर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आता हूँ तीसरे टाइप के लोगों में, और तीसरे टाइप के लोग होते हैं वो जो कि जो ये मानते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई सुपर नेचुरल या कोई सुप्रीम बीइंग अलमाइटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस दुनिया को रन कर रही है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, मैं टोटली ब्लाइंड, मैं इसको मानता हूँ कि कोई ऐसी है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करती है कोई ऐसी चीज़, गॉड नाम की चीज़। तो मैं दोनों में नहीं आता, मैं तीसरी श्रेणी में आता हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि घमंडी आदमी मेरा जो नास्तिक होने का वजह है वो मेरा घमंड नहीं है, मेरा गुरूर नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो लिखते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जिससे तुम मुझे जज ना कर जाओ। तो मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है कि मेरे दादा जो थे वो आर्य समाजिस्ट थे, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा हूँ, 24 घंटे वहाँ पे हमें गायत्री मंत्र के जाप करवाते रहते थे पूरा पूरा दिन, ठीक है। तो उन दिनों में मैं पूरा डिवोटी था, मैं बिलीवर था, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस तभी बचपन में ही मेरे साथ कुछ खराब हो गया था। दूसरी बात, मेरे दोस्तों की बात कर लेता हूँ। सचिंद्र सान्याल हो गए, ठीक है,
मेरे रेवोल्यूशनरी पार्टी के लोग जो कि इवन की कम्युनिस्ट थे, ठीक है, कम्युनिस्ट होने के बावजूद वो भगवान में विश्वास रखते थे, जैसे राजेंद्र लहरी हो गए, ठीक है, वो तो उपनिषद के ज्ञान बांटते रहते थे, वो पढ़ते रहते थे 24 घंटे। अपने राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। ये सब क्या हो गया कि कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी भगवान में विश्वास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह यहाँ से ये दिखा रहे हैं कि मैं मेरा जो ग्रुप था, मेरा जो दोस्त थे, मेरे रेवोल्यूशनरी पार्टी के जो लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास करते थे। तो मेरा एनवायरनमेंट बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इस चीज़ में कि मैं एक नास्तिक हूँ। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट बात वो ये बोलते हैं कि अब चेंज क्या होने लगा मेरी लाइफ में, जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जब मेरे सीनियर कॉमरेड्स थे वो अरेस्ट होने लगे, मरने लगे, शहीद होने लगे। अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। अब मेरे को ये समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, बिना नॉलेज के काम नहीं चलने वाला। मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरे को अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करना पड़ेगा लोगों के सामने कल को, कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ। तो उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अब आती है यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ कि मैंने पढ़ने शुरू किया अपने मार्क्स को पढ़ने शुरू किया, कार्ल मार्क्स को पढ़ने शुरू किया, उसको लेनिन को पढ़ा, ट्रॉट्स्की को पढ़ा, बाकुनिन को पढ़ा। तो जब मैंने पढ़ा तो मेरे माइंड में थोड़े से चेंज आए। और ये बंदे रेवोल्यूशनरी थे, अपने अपने देश में इन्होंने रेवोल्यूशन बढ़िया तरीके से करवाए हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ है, वहाँ से मेरे को थोड़ा सा कुछ आइडिया लगने लगा चीज़ों के बारे में। इवन कि मैं एक इंसिडेंट तुम्हें सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। 1927 में मैं अरेस्ट हो गया लाहौर जेल में, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि एक सीआईडी का ऑफिसर आया, उसने मेरे को ये बोला कि तू अपनी पार्टी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। हमारे पास सबूत हैं कि तू कुछ गलत कर रहा है और तेरे लिंक है इस पार्टी के साथ। तो अगर तू एक स्टेटमेंट दे दे अपनी पार्टी के खिलाफ, तो हम तेरे को बाइज्जत बरी कर देंगे, तेरे को कोई लेना देना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तू आराम से अपनी ज़िंदगी जी। तो बहुत सीरियस चार्जेस थे और वो भगत सिंह के ऊपर लगाने वाले। तो सीआईडी का एक बंदा आया, उसने ये कहा कि तेरे को हम छोड़ देंगे पूरी तरीके से। तो भगत सिंह ने पहले उनके ऊपर हंसा और कहा कि मैं जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हम ऐसी घटिया चीज़ें हम करते नहीं है, जो तुम एलिगेशन हम पे लगा रहे हो कि तुमने बॉम्ब फेंका है लोगों के ऊपर। हम इनोसेंट लोगों पे बॉम्ब नहीं फेंकते, हमारे काम नहीं है ये लोग, ठीक है, ये तुम लोग करते हो ऐसे काम। तो फिर क्या हुआ कि भगत सिंह ने कहा कि ठीक है, और मैं ये स्टेटमेंट नहीं देने वाला, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो सीआईडी के ऑफिसर ने भगत सिंह को इस तरीके से मनवाया। उस वक्त थोड़े भगत सिंह यंग एज के थे और वो मान भी गए। तो उसने भगत सिंह को ये बोला कि बेटे अब तू जाएगा जेल, और तू जेल ही नहीं जाएगा, तू डेथ, तेरे को हम सेंटेंस देंगे, तू फंदे पे लटकेगा। और क्यों लटकेगा? क्योंकि हमारे पास इनफ एविडेंस हैं तेरे खिलाफ कि हम ये प्रूव कर दें कि तू जो है वो एक मुजरिम है। तो भगत सिंह उस टाइम ये बात मान गए, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट इनफ नहीं थे। उनको लगा कि ये सच बोल रहा है बंदा और मेरे साथ ऐसा हो सकता है। भगत सिंह मान गए। भगत सिंह को ये तो पता चल गया कि शायद मैं अब यहाँ से कभी निकलूंगा नहीं, मैं यहाँ से शहीद हो जाऊँगा आज। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने भगत सिंह को ये बोलने शुरू कर दिया वहाँ पे कि बेटे अब तेरा अंतिम दिन आ रहे हैं और जो भी तूने पढ़ना बनना है, प्रेयर करनी है भगवान से, वो कर दे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि भगत सिंह ने बोला कि मैंने उस दिन ये रियलाइज़ किया कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ। अब देखो होता क्या कि जब लगी पड़ी होती है ज़िंदगी में, तो क्या होता है कि इंसान जो है वो भगवान को याद करता है और चीज़ें थोड़ी सी बेटर होने लगती हैं। तो भगत सिंह ये कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करने वाला, मैं ये काम नहीं करने वाला। मेरे को पता है कि ये चीज़ करके मेरी लाइफ में थोड़ा सा कुछ मेरे को बेटर फील होगा, मेरे को कहीं ना कहीं ये अच्छा एक महसूस होगा, एक मॉर्फिन की तरह होगा एक, ठीक है। तो भगत सिंह कह रहे हैं मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो फिर जो मेरा कॉज है वो बहुत ही सेल्फिश है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक हिंदू है, अगर वो एक रेवोल्यूशनरी पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि मैं अगले जन्म में राजा बनूंगा अच्छे कर्म करके, तो वो सेल्फिश आदमी है, वो रेवोल्यूशनरी नहीं हो सकता। दूसरी बात करते हैं उस बंदे की जो ये कह रहा है कि मैं एक मुस्लिम है लेट से, और वो कह रहा है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, और वो रेवोल्यूशनरी है, वो कह रहा है कि मैं शहीद होके मैं जन्नत में जाऊंगा क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे को जन्नत में जाना चाहिए। तो वो भी एक सेल्फिश आदमी है। अगर क्रिश्चियन ये कह रहा है कि मेरे को कुछ लग्जरीज मिलेंगी अगली लाइफ में, तो वो भी एक क्या कह सकते हैं, सेल्फिश नीड है। तो जो बंदे ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी सेल्फिश नीड्स को एक तरफ रख के और एक तरफ रेवोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो बंदे कहीं किसी काम के नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से वो बंदे काम के हैं जो सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी ऐसी नीड के लिए काम नहीं कर रहे कि उनको अगले लाइफ में कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं प्रे नहीं करने वाला, भाड़ में जाओ तुम लोग, ठीक है।
मेरे को कुछ नहीं चाहिए अगले जन्म में, मेरे को पता है कि मैं एक इंसान हूँ, फंदा मेरे सर पे लटकेगा, मैं मर जाऊंगा, बात खत्म उस दिन, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला। ये सब फालतू की बातें हैं। तो एक और चीज़ वो ये बोलते हैं कि मैंने जब पढ़ने शुरू किया तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि तुम्हें क्रिटिसाइज करना पड़ेगा अपने प्रीवियस फेथ को, क्योंकि तुम उस चीज़ के साथ हमेशा नहीं चल सकते जो तुमने प्रीवियस तुमने डॉगमा बनाया है। तुम्हें अगर तुम चैलेंज कर रहे हो, अगर तुम्हें प्रोग्रेस करनी है तो तुम उस चीज़ को चैलेंज करना पड़ेगा। तुम बैठे बैठे बस ये नहीं कह सकते जो है वो सही है। तो जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम क्रिटिसाइज करोगे, तुम्हारी लोग मारेंगे, ये सत्य है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि महात्मा गांधी जी हैं, वो एक आइडियल बन चुके हैं आज की डेट में। वो जो कुछ बोलते हैं और जो कुछ उनके खिलाफ जो उन्होंने बोल दिया उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वो इंसान को गलत माना जाता है कि ये आदमी गलत है। तो ऐसी सोच के साथ इंसान जो है वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो ये भगत सिंह कह रहे हैं। और सिमिलर केस है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो दादा परदादा थे, उन्होंने भगवान का एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। आज जो भी उसको चैलेंज करने की कोशिश करता है साइंस के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे, तो उसको नकार दिया जाता है, उसकी बेइज्जती कर दी जाती है। ठीक है, तो वो भगत सिंह कह रहे हैं कि एज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने तुम्हें ये आंसर अब तक तो तुम्हें मिल चुका है कि मेरे घमंड की वजह से मैं नास्तिक नहीं हूँ। ठीक है, मैं नास्तिक हूँ, मैं मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ मैं घमंडी हूँ, लेकिन मेरे घमंड की वजह से मैं नास्तिक नहीं हूँ। तो ये फर्स्ट पार्ट उसने कवर कर दिया। सेकंड पार्ट में भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर घमंड वजह नहीं है मेरे नास्तिक बनने की, तो मेरे नास्तिक बनने की वजह क्या है वो मैं बताऊंगा अगले पार्ट में।